वो पाकिस्तान है। नमस्कार, शाम के 6 बज गए, वक्त हो चुका है टाइम्स ऑन अब भारत पर लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। इमरान खान 31 तारीख तक का उनको शायद समय मिल गया, तो जब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी तो इमरान खान का भी हिसाब पाकिस्तान में हो जाएगा। तो क्या इमरान खान को बाहर जाने का, इमरान को आउट होने की जो कवायद है वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए टल गई है? हुआ क्या क्या है, सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं पाकिस्तान से जो आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है उसका असर भारत पर भी जरूर होगा। इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। 31 मार्च तक पाकिस्तान की असेंबली स्थगित कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 161 सांसदों ने खड़े होके इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है या जो टेबल किया गया है उसको रखा गया। अब क्या क्या इमरान खान के लिए 31 मार्च तक के लिए, उसके बाद असेंबली जरूर स्थगित कर दी गई है, लेकिन ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कब तक इमरान खान बचा पाएंगे अपनी सरकार, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि कब तक इमरान खान अपनी सरकार बचा पाएंगे और उनके पास अभी ऑप्शंस क्या हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और अब सिनेरियो क्या क्या है, इमरान खान के पास क्या क्या अभी बचा हुआ है, वो कर क्या सकते हैं, खेल उनके हाथ में अभी क्या बचा हुआ है। पहला, इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। सामूहिक इस्तीफे की बात हो रही थी 31 तारीख से पहले ही, मतलब फ्लोर पर लोगों की गिनती की जाए और गिनती में इमरान खान हार जाए, उस बेइज्जती से बचने के लिए हो सकता है कि वो और उनका कैबिनेट इस्तीफा दे दे। अगर इमरान खान की पूरी कैबिनेट एक साथ इस्तीफा दे देती है तो 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में दोबारा चुनाव होंगे। और दूसरी, अगर मैं संभावना की बात करूं तो दूसरी संभावना की अगर हम बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी जो कि 31 तारीख को हो सकती है, जिसमें या तो इमरान खान वोटिंग में पास हो जाएंगे या इमरान खान फेल हो जाएंगे, और फेल हुए तो भी बेइज्जती के साथ उनका पलायन जरूर हो जाएगा पाकिस्तान की सत्ता से। कसवर क्लासा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं ये जानने के लिए कि इस वक्त वहां पर हो क्या रहा है। कसवर, क्या अभी पूरा आगे का सिनेरियो, पूरा आगे का पिक्चर बन के बाहर आ रहा है? इमरान खान हर बार लगता है कि आज उनका आखिरी दिन होगा सरकार में, लेकिन कुछ ना कुछ खेल करके 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बढ़ाए जा रहे हैं। 31 तारीख तक का टाइम मिल गया उनको। देखिए, वो खिलाड़ी है और उसे पता है कि टेस्ट मैच को थोड़ा सा लंबा कैसे करते हैं, क्रीज पे ज्यादा लंबा कितनी देर तक बैटिंग करते हैं, उसको ये आता है, उसने मास्टर किया हुआ है, वही हम देख भी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आज का जो दिन है उसके बाद इमरान खान को थोड़ा सा परेशान होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास उसको बैक करने के लिए आर्गूमेंट करो, मेरे पास वो है, उसका उज़र है। पहली बात तो ये है कि 161 आज पत्ते शो कर दिए हैं इसने अपोजिशन में, और इसको चाहिए सिर्फ 11 लोग इमरान खान की सरकार को हटाने के लिए। अब 11 में से ऐसा है कि MQM है और जो उनके साथ निगोशिएट कर रही है, और उसके बाद है PMLQ, जिनके बनते हैं 10 वोट। तो अगर 10 कर लें और एक शाहजहान बुख्ती उसको आप देख लें तो ये कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पता जो ये है, आज आपने अगर इजलास की कार्रवाई देखे तो आपको याद होगा, आपने नोट किया होगा कि इमरान खान की जो पार्टी के जो लोग हैं, और मेरे ख्याल 20 लोग हैं, वो नहीं आए आज इजलास में। उनसे आप उसको उसकी ढेर सारी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो मतलब उन्हीं के 20 साथी वहां पर नहीं पहुंचे कसवर। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बार बार बात हो रही है उसके ऊपर भी मैं आपके पास आऊंगा कि क्या इमरान के पास अभी भी कोई जादुई छड़ी बची है। पर उन सब चीजों पे बात करने से पहले हम अब बात करते हैं कि किस तरीके से इमरान खान, जो कल तक कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, जो ड्रामा चल रहा है, उसमें इमरान खान लगातार कह रहे थे कि जनता का समर्थन उनके साथ है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का टाइम शायद अब खत्म हो चुका है। बावजूद इसके इमरान खान नियाजी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी से चिपके रहने से। इमरान खान को उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो पटखनी देना चाहते हैं और फौज ने भी अपना हाथ खींच लिया है। रविवार को इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसा बुलाया था। 10 लाख लोगों के पहुंचने की बात हुई थी।
इधर विपक्ष की नेता मरियम नवाज ने भी एक रैली निकाली थी। ऐसे में सवाल था कि क्या पाकिस्तान में रैलियों में जो भीड़ आ रही है उससे तय होगा कि देश के अगले हुक्मरान होंगे कौन। पाकिस्तान की असेंबली से सत्ता चलती है या फिर सड़कों पर उमड़ी भीड़ से। बंदा नहीं आया उसके जलसे में। पाकिस्तान में वजीर आजम वोटों से बनता है या फिर जलसे में आई भीड़ से। पाकिस्तान की असेंबली में संविधान के मुताबिक जो प्रक्रिया चल रही है उससे अलग एक जंग सड़कों पर भी छिड़ गई है। एक तरफ रविवार को अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने संख्या बल दिखाने के लिए इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसा बुलाया। 10 लाख लोगों के आने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएमएलएन नेता मरियम नवाज ने पाकिस्तान के गुजरावाला में रैली निकाली। दोनों की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। दोनों ही रैलियों में लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर अपने नेता को अपना समर्थन दिखाया। इतना बड़ा जलसा हो गया कि सारे जो हमने इंतजामात किए हुए थे, ना वो लाइटें जल रही और ना आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर आपको सब्र करना पड़ेगा, ये ठीक कर रहे हैं। और एक वो है परेड ग्राउंड में रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। जलसा कहता था 10 लाख लोग आएंगे। 10 लाख तो क्या 10,000 बंदा नहीं आया उसके जलसे में। इमरान खान दावा कर रहे हैं कि इतनी भीड़ आ गई कि सारे इंतजामात फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज अपनी रैली में आई भीड़ को दिखाते हुए इमरान के दावों को झूठा बता रही है। 10 लाख तो क्या 10,000 बंदा नहीं आया उसके जलसे में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भीड़ तय करेगी पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री। इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया था। लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले वजीर आजम इमरान खान ने जलसा बुलाया। भीड़ भी हुई, लेकिन उनके दावे के मुताबिक 1 मिलियन लोग जमा नहीं हुए। जलसे के वक्त टाइम्स नाउ नव भारत की टीम वहां पर मौजूद थी और हमने देखा कि करीब 1 लाख के करीब इमरान खान साहब के पार्टी वर्कर या सपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, जो कि 1 मिलियन का जो उन्होंने एक दावा किया था उसके करीब भी नहीं पड़ते। कसपर क्लासरा, टाइम्स नाउ नव भारत, इस्लामाबाद। हालांकि भीड़ जितनी भी आई हो, इमरान खान ने भीड़ में जोश भरने की पुरजोर कोशिश की। इतना ही नहीं, इमरान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जिस तरह के ये 3 स्टूडेंट्स, ये 3 चूहे, ये जो इकट्ठे हुए हैं, 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये 30 साल से ये मिलके इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। इमरान खान आजकल अपने भाषणों में 4 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं: डीजल, चेरी ब्लॉसम, बीमारी और भगोड़ा। रविवार को इमरान खान ने भी अपने जलसे में इनका जिक्र किया। कैसे, वो सुनिए। डीजल की मैं बाद में बात करूंगा, अभी ठहर जाए। ये जो 3 स्टूजेस वाली ऑपोजिशन है, जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगोड़ा है। इन सारों ने मेरी तनकीद की। अब आपको समझाते हैं कि इन कोड वर्ड्स का मतलब क्या है। डीजल से इमरान का मतलब है मौलाना फजलुर रहमान। इमरान
शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम बुलाते हैं और नवाज शरीफ को भगोड़ा। इमरान खान किसको क्या बुलाते हैं ये आपको हमने बताया, लेकिन उनकी मुश्किलें किसी को भी कुछ बुलाने से कम नहीं हो रही। मारूफ रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, पाकिस्तान पर, वहाँ की सियासत पर, वहाँ की फौज पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। मारूफ साहब, सबसे पहले दर्शक ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि ये जो इमरान खान और पाकिस्तान में जो सियासती ड्रामा चल रहा है उसका एंड गेम क्या होने वाला है और भारत पे उसका असर क्या होगा? देखिए, अभी तक जो खबरें आई हैं उससे तो ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, सेना के कमांडर हैं, कम से कम 4 कोर कमांडर लेवल लेफ्टिनेंट जनरल अफसर और जनरल बाजवा साहब, जिन्होंने ही पहले इमरान खान की मदद की थी उनको सरकार बनाने के लिए, और DGISI के तहत इमरान खान के साहब को 1-2 बार बताया गया है कि साहब आपका इनिंग्स खत्म हो चुका है, आप एक बार अपना ड्रॉ करके निकल जाएं या अपने को आप रिटायर्ड हर्ट बोल के हटा दें। लेकिन इमरान खान ने बार बार ये ऐलान किया है कि मैं कुछ ऐसे चीजें अपनी बार बार साबित करूंगा जिससे लोगों को नजर आएगा कि क्या खेल हो रहा है। खेल क्या है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना, यानी कि उसकी आर्मी। बाकी के सब जो हैं वो उनके अलाइड पार्टनर्स हैं या उनके ऑपोजिशन पार्टनर्स हैं। तो सेना वो लोगों को लाती है कुर्सी पर जो सेना को लगते हैं कि सेना का खाना पीना नहीं रोकेंगे। पाकिस्तान का हर साल का जो बजटरी एलोकेशन होता है उससे 50 से 72% के बीच में सेना को पैसे जाते हैं और बाकी के 25-27% से देश चलता है। तो इसलिए उनकी वित्त स्थिति कभी सुधर नहीं सकती जब तक कि वो देश में कम से कम जो अमीर आदमी है, और पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है दुबई जाने को तैयार है, जाके आया है, वो कोई टैक्स नहीं पे करते हैं। तो जब तक आप लोगों से टैक्स नहीं पे कराएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाएंगे, और जब देख रहे हैं जो करता धरता है वो सेना है, वही ईमानदार नहीं है, तो बाकी के क्या लोग अपने ऐलान करते रहेंगे। चाहे इमरान खान की कोई भी और कमी हो, और उसकी कमियां हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पहले से लोग बताए जा रहे थे कि वो इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे, क्योंकि उनके अंदर कई एक चीजें नहीं है जो एक नेशनल लेवल के लीडर में होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है और सुना है लोगों से कि वो आदमी इस हिसाब से चोरी नहीं करता है जितनी बाकी लोग जो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप देखिए, भुट्टो खानदान, शरीफ खानदान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब लोग जो हैं इन्होंने बहुत खाने पीने का धंधा बना रखा है। और अभी पाकिस्तान के लोगों के लिए डेमोक्रेसी एक तमाशा है। डेमोक्रेसी कोई रास्ता नहीं है जिसके जरिए उनको जो चीजें मिलेंगी, जिस इमरान से उम्मीद थी कल कोई भी आ जाए, मरियम नवाज आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, वो पाकिस्तान की हालात बदल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वित्त स्थिति है वो बहुत गहराई में जाके बिगड़ी है, रात नहीं सकती। कुल मिलाकर जब तक फौज नहीं चाहेगी पाकिस्तान में कुछ अच्छा बुरा संभल सकता नहीं है। मारूफ बार बार ये बात कहते हैं कि असली तो खेल फौज का ही है। कसर पर जाने से पहले फटाफट जरा आपको बता देते हैं कि इमरान खान जो बिल्कुल क्या अपने आखिरी खेल पे इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस है, होगा क्या? पहली संभावना, सरकार गिर जाएगी। मैं 30 तारीख की बात कर रहा हूं क्योंकि नंबर जो है 161 है, बहुमत 172 का है। ये इमरान खान के पास अभी लोग हैं जो उनके समर्थन में हैं, और NQM P प्लस PMLQ इन्हें धोखा दे सकते हैं। आज भी 20 लोग जैसे कसवर में बता रहे थे वहां पहुंचे नहीं थे। दूसरी संभावना क्या है? सरकार बचेगी अगर NQMP और PMLQ साथ रहें, 2 और MP साथ आ जाएं, यानी कि अभी भी किसी तरीके से जुगाड़ करके अगर इमरान खान 2 और लोग ले आते हैं सरकार बच सकती है। तीसरी संभावना क्या है? मार्शल लॉ लगा दिया जाए, इमरान खान जो हैं इसकी अनुशंसा करें और आर्मी मान जाए, फौज के लिए तो बेस्ट है, आ जाएंगे बिल्कुल सीधे। कसवर, ये हम 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं यहां पर कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अभी भी इमरान खान के पास क्या कोई ऑप्शन बचा हुआ है? कहीं से वो कुछ कोशिश करके, खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके अपनी सरकार बचा सकते हैं, या उनका खेल खत्म? नहीं, उनके पास अभी है ऑप्शन, उनके पास है। अभी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग इस वक्त जबकि हम यहाँ पे लाइव बैठे हुए हैं, वहां पे बनीगाला में उनका जो प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर हुआ हुआ है, वहां पे एक मीटिंग हो रही है इनके साथ, PMLQ के साथ, जिनके 7 सीट्स है, और इस वक्त वो उन्हीं के साथ है, PTI के साथ, और पंजाब की जो असेंबली है वहां उसके स्पीकर भी हैं। 7 सीटें हैं उनकी, और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। इमरान खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको वापस करना है। जिस तरह हमारे कंसल्टेंट एडिटर साहब बात बता रहे थे, मुझे उनकी बातों के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे उनके वाकई बड़ी गहरी ग्रिप है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। उन्होंने शो किया अपने बातों से। और इनकी बात आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि ये जो PML ये जो क्वाफ पार्टी है और उसके बाद MQM है, इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये आर्मी के साथ इनकी ज्यादा बनती है। और मेरा ख्याल है कि अगर आर्म फोर्सेस की जानिब से कोई इशारा हो, चाहे जबकि उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी एक हमदर्दी होती है, तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी तरीके से इमरान खान कन्विंस कर लेते हैं इसको चौधरी परवेज इलाही को, जो कि उनके साथ अभी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ 12 लोग मतलब उनको कन्विंस करने के लिए इमरान खान को पहले फौज को कन्विंस करना होगा। अगर जनरल बाजवा को कन्विंस कर लेते हैं तो शायद इमरान खान के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो बचे रहें। मारूफ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मारूफ, जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है पाकिस्तान में, सीधा मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसका भारत पर क्या असर होगा? देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं वो बहुत से लोग उस बात से मेरे साथ उनको सहमति नहीं होगी, लेकिन आप थोड़ा अपना लॉजिक अप्लाई करें तो देखिएगा कि ये बात एक लॉजिकल है। जब तक पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल बना रहे, उलट पुलट रहे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी फौज जो है या तो वो अंदर का मामला संभालेगी या भारत को बाहर छेड़खान करेगी। अभी आप देख रहे थे जब अफगानिस्तान का मसला भी चला था, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था तालिबान की सरकार लाने के लिए, उस समय हमारे ऊपर कोई इतना ज्यादा उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया LOC या किसी इलाके के अंदर, क्योंकि उनका पूरा अटेंशन वहां पे लगा हुआ था। तो ये भारत के लोग जो ऐसे गलत ख्वाब देखते आए हैं, और ये हमारी सरकारों ने और हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने उनको ये ख्वाब दिलवाए हैं कि साहब एक स्टेबल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान भारत के हित में होगा, क्योंकि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एक सबक सिखाया जाता है, जहां मुझे भी पढ़ने का मौका मिला था कि 2 डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर विद ईच अदर, यानी दोनों डेमोक्रेटिक देश एक दूसरे से लड़ते नहीं है। लेकिन ये बकवास है। एट द एंड ऑफ द डे अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत काम करेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान की सेना ने क्यों आतंकवादी कराए थे जो अब उनके गले में इतना बड़ा पत्थर का बोझ बने पड़े हैं? उन्होंने ये सोचा था कि वो सस्ती लड़ाई लड़ेंगे भारत के साथ, इनके थ्रू हमारे ऊपर आतंकवादियों के हमले कराते रहे और हमारा अटेंशन वहां रहे। लेकिन अब वो जो बीमारी है उनके घर में घुसी हुई है, वो जानते नहीं उसको किस तरीके से सुधारे, तो उनके साथ समझौता किया है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो उनके खिलाफ बोल रहा है, समझौता किया है। इमरान खान के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि इमरान खान अब बोलने लगे हैं कि भारत को देखो और हमें देखो, भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते थे, लेकिन किसने नहीं बनने दिया। जब ऐसे ऐसे शख्स दिमाग में लोगों के अंदर पैदा किया जाएगा तो पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा अपनी बैरक पे नजर ज्यादा देना पड़ेगा और असेंबली के ऊपर कम देना पड़ेगा। और यही इमरान खान की स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी में वो ज्यादा काबिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी आर्मी के अंदर इस किस्म के लोगों के दिल में डर है, और पॉलिटिशियंस सबके ऊपर उनके पास एक एक फाइल है कि वो सबको बता के कहते हैं हम दुनिया के सामने नंगा खड़ा कर देंगे आपको। और ये हमेशा हुआ है, जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आर्मी के खिलाफ थोड़ा सा भी, जब नवाज शरीफ भी थे उन्होंने थोड़ा सा अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना अकड़ दिखानी शुरू करी, तो उनका क्या हाल हुआ ये हम सबने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ हमसे जुड़ने के लिए, कसवर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हालिया वक्त में पाकिस्तान में एक कहावत चल रही है कि नियाजी की कुर्सी कब तक खैर मनाएगी, लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? जिस इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने सिर आंखों पर बिठाया, जो इमरान खान पाकिस्तानी फौज का चहेता था, मतलब लगता था कि बिल्कुल फौज चाहती है कि बस सबको हटाओ, इमरान खान को लेकर आओ, आज उसके गुर्बत के दिन आखिर आए क्यों हैं, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसमें पूरे 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इमरान खान आज इस कगार पर खड़े हैं। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार तो नहीं है, लेकिन इमरान खान इस तरह से सत्ता में रहकर भी कमजोर पड़ जाएंगे, यह उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। साल 2018 में जिस इमरान ने नया पाकिस्तान का नारा दिया, प्रधानमंत्री बने, वो 4 साल पूरा होते होते सत्ता में रहकर भी इस तरह अकेले कैसे पड़ गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके साथ भी वही हो रहा है जो पाकिस्तानी सियासी इतिहास में पहले भी होता रहा है।
ये सच है कि पाकिस्तान में बदलाव की बयार वाली बातें सिर्फ नारा तक ही सीमित रह गया। इमरान की आंखों के सामने देश के हालात बिगड़ते गए, लोगों की परेशानी बढ़ती गई, आम लोगों में आक्रोश और नाराजगी दोनों बढ़ी। इन सभी बातों का नतीजा सामने आया। अंत में तहरीके इंसाफ की सरकार के सामने संकट विकल्प है और वो एक ही बार में ऐसा कर लेंगे, फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कासवर कलासरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। काफी बात हुई पाकिस्तान की, अब वापस आते हैं अपने देश, जहां पर बंगाल में आज जो असेंबली के अंदर हुआ वो काफी शर्मनाक वाकया। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए आप, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये सड़क पर गुंडागर्दी नहीं हो रही है, ये लोग आपस में, ऐसा नहीं है कि किसी चौराहे पर चाय की दुकान पर खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। ये माननीय विधायक हैं और बंगाल की असेंबली के अंदर पूरा घमासान मारपीट जो चल रही है वो चल रही है विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के विधायकों के बीच में। आज जिस तरह की हिंसा हुई वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। बीरभूम की हिंसा को लेकर चर्चा को बीजेपी के विधायक जो थे वो चाहते थे उस पर चर्चा हो। इसी बात पे बीजेपी और टीएमसी के विधायक आपस में भिड़ गए। इस दौरान कई लोगों को चोट भी लगी, किसी के कपड़े फट गए। अब इस पूरे हंगामे के बाद बीजेपी ने इन सारी बातों के लिए टीएमसी पर दोष दिया है और टीएमसी कह रही है भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुंडे हैं, वो धक्का मुक्की उन्होंने शुरू करी थी। विधानसभा में क्या कुछ हुआ ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि अब 5 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। ये आज जो धक्का मुक्की हुई है वहीं खत्म नहीं होगी, बंगाल में अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है। बंगाल की सियासत से बवाल शब्द ऐसे जुड़ गया है कि बीरभूम हिंसा पर विधानसभा में भी बीजेपी और टीएमसी के विधायक आपस में भिड़ गए और फिर भिड़े तो ऐसे भिड़े कि हाथ पैर धक्का मुक्का सब हो गया। अब इस भिड़ंत पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी की ओर से विधानसभा के अंदर की तस्वीरें जारी की गई तो देखा कि वीडियो में कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी की तरफ हाथ बढ़ाते दिख रहा है, कोई किसी के कुर्ते के कॉलर को खींच रहा है। मतलब जितने विधायक उतनी तरह की बातें। ये सारा बवाल काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान कई विधायक चोटिल हुए। अब बीजेपी का आरोप है कि उनके विधायकों को टीएमसी वाले और सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीटा। वहीं टीएमसी का आरोप है कि इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। धक्का मुक्की में टीएमसी के असित मजुमदार घायल हो गए। असित मजुमदार के नाक पर चोट है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा का दावा है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए। इस दौरान कई विधायक फर्श पर भी गिर गए। सिक्योरिटी आदमी वो पहले शुरू किया, उसका बाद 20-25 खास करके शौकत मोल्ला, रोहिम बख्शी से लेकर कुछ गुंडा लोग पोस्टल वायलेंस में वांटेड है, ये लोग हमारी एमएलए के ऊपर हाथापाई किया, पीटपाट किया, फिजिकली असॉल्ट किया। दरअसल ये सब शुरू हुआ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी के बयान की मांग शुरू की। फिर टीएमसी के विधायकों ने जवाब देना शुरू किया। इस पर दोनों तरफ से विधायक भड़क गए और फिर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई। बीजेपी और टीएमसी के विधायक आमने सामने आ गए। अब इन सारी बातों पर बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि हंगामे के ठीक बाद बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन, नरहरी महतो। पूरी घटना के बाद बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने भी उतरे, नारेबाजी की, टीएमसी विधायकों के खिलाफ आवाज उठाए, ममता सरकार पर दोष मढ़े। लेकिन टीएमसी साफ साफ कह रही है वही हुआ जो बीजेपी के विधायकों ने किया। मारपीट धक्का मुक्की के लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। My first out is that this is the BJP under the leadership of Subhendu Adhikari does not believe in democracy, does not believe in parliamentary procedure. इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच सवाल यही कि आखिर कैसी सियासत है।
राज्य में एक जगह हिंसा हुई, इस पर विधानसभा में चर्चा के दौरान ही ऐसा बवाल हो गया कि अब पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब देखिए, बंगाल में सड़कों पर भी हिंसा, असेंबली के अंदर भी हिंसा। अब क्या कहेंगे इस राजनीति को। बड़ी खबरों का वक्त हो गया है। इस वक्त की 10 बड़ी खबरें बता देता हूं, उससे पहले आपको यह भी याद दिला देता हूं, इसके बाद हम महंगाई पे बात करेंगे, अपने ही देश की महंगाई पर। पाकिस्तान पे जो बताना था वो बता दिया। अपने देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि दवाइयों की भी कीमतें अब बढ़ने जा रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्या है, पीड़ा है, उसके लिए फोन नंबर दे रहे हैं। कोशिश कीजिएगा हमसे जुड़ें, बात करें और हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकें। एक ऐसा मुद्दा है जो लोकतंत्र में हम बार बार उठाते हैं, और जरूरी इस मुद्दे को इसलिए उठाते हैं क्योंकि यह मुद्दा सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। इसका आपकी जेब पर, आम लोगों पर, मेरी जेब पर भी, सब पे असर पड़ता है। जब से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं, लगभग हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका नतीजा यह है कि डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से खाने पीने वाली चीजें भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। हालात यह है कि पिछले 7 दिनों में, यानी कि एक हफ्ते में, पेट्रोल की कीमतें को अगर आप हिसाब लगाएं तो करीब 4 रुपए महंगी हो चुकी हैं। इससे पहले दीपावली के पहले 4 नवंबर को तेल की कीमतें बढ़ी थी, और अब उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव होने तक बिल्कुल स्थिर रही कीमतें, कोई बढ़ाया नहीं गया। और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों को 22 मार्च के बाद लगातार बदलाव शुरू कर दिया गया है। यह तब हो रहा है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में, इंटरनेशनल बाजार की जब बात करते हैं, तो पिछले 3 दिनों में कुछ गिरावट देखी गई है। महंगाई की मार से पेट्रोल डीजल पर नहीं है, अब देश में दवाइयां भी महंगी होने जा रही हैं, और यह सीधा सीधा हर आम आदमी के लिए चिंता का विषय है। इसे लेकर एक ऐलान किया गया है। NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने साफ शब्दों में बता दिया है कि लगभग 800 ऐसी दवाएं हैं, ये खबर आपको जरूर सुननी चाहिए, जिसकी कीमतें अब बढ़ने वाली हैं, जिसमें जरूरी दवाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दवाइयों की कीमत करीब 10% तक बढ़ने वाली है। ये बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे, मतलब इससे उन लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी जिनको बीमारियां, जिनके परिवार में कोई भी आदमी इस वक्त परेशान है, बीमार है। अब आप जरा सोच के देखिए कि किस किस जो दवाइयां हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, डायबिटीज की दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, बुखार की दवाई के दाम बढ़ रहे हैं, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों के दाम बढ़ रहे हैं, विटामिन जो इस वक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग ले रहे हैं, उन सब के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ कैंसर से जुड़ी हुई दवाइयों के भी दाम अब बढ़ रहे हैं। विजय भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर वडोदरा से। विजय भट्ट जी, वडोदरा में आप हमें इस वक्त देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दवाइयों के दाम भी बढ़ने वाले हैं सर। हाँ सर, कहना तो ये है, वैसे तो हम जानते हैं कि ये युद्ध के हिसाब से सब महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमें मोदी जी को रिक्वेस्ट ये करनी है, क्योंकि हमारे गुजरात के मोदी जी है, तो एक तो जो हमारे जैसे मिडिल क्लास में सीनियर सिटीजन हूँ, तो पुराने जमाने में हमारे मिडिल क्लास जो थे वो PSU शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते थे, उसका अच्छा खासा इंटरेस्ट भाव भी बढ़ता था और डिविडेंड भी मिलता था। आज तो बैंक का जो है इंटरेस्ट इतना कम, ये PSU कंपनियों के शेयर भी इतने डाउन, कोई अच्छा खासा डिविडेंड नहीं मिलता। मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, और जनता के पास जो थोड़ा बहुत पैसा कमाने के साधन थे, जो इंटरेस्ट रेट थे, वो सब कम करे जा रहे हैं, तो उसकी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जी अभिषेक जी, दवाइयों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, कैसी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा? सर ये बहुत बड़ी समस्या है सर। हमारे परिवार में 2-3 सीनियर सिटीजन है सर, उनकी दवाओं का खर्च महीने का 5 से 6 हजार रुपया है, जो बढ़ के अब 8 से 9 हजार रुपया हो जाएगा। घर की टोटल आमदनी ही 25 से 30 हजार रुपया है, और कैसे आदमी जिंदगी गुजारेगा समझ में नहीं आ रहा है सर। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है इस वक्त आप जैसे लोगों के लिए। जो अभिषेक जी अपनी समस्या बता रहे थे कि किस तरीके से उनके घर का जो पूरा बजट है वो ही बिगड़ गया है, और परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर कहां से बोल रहे हैं आप? सर मैं जुन्नारदो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं। जी सर बताएं, कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बोल रहे हैं। जो दवाई जो हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या दवाइयों की कीमतें हो, सब बढ़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम एक ही चीज बोल सकते हैं, वो ये है कि GST GST लगा दिया जाए, बाकी सब टैक्स आते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पे, पेट्रोल डीजल पे भी GST लगा दिया जाए, सब पे टोटल GST लगे, और बाकी जो टैक्स हैं, लोकल हैं,
और जो भी टैक्स है वो कम कर दी, खत्म कर दी। अब यही बात है, सरकारें समझती नहीं है, क्यों अब तक इस पे सहमति नहीं बन पा रही, ये बात भी समझनी पड़ेगी। जीएसटी क्यों नहीं आ पा रहा। राजेंद्र साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरियाणा से। जी राजेंद्र जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सुन पा रहे राजेंद्र जी, बताइए। ऐसा सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा आज विषय उठाया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये इसमें हमारी न्यायपालिका अगर इंटरफियर करे तो उस देश के भाव कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि हमारी न्यायपालिका को ये है कि कभी ये ईडी इनकम टैक्स। ठीक है जी। राजेंद्र जी आते हैं कि न्यायपालिका कोर्ट को यानी कि इस पे इंटरवीन करना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि वो इस पे कुछ राहत दिलाएं। हमारे साथ इस बार संजीव चड्डा जी जुड़ रहे हैं। जी संजीव जी, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाई जाए। दवाइयों की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो सबसे बड़ी बात है कि दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर योजना की जो दुकानें हैं वहां से अगर दवाई लेते हैं तो बहुत सस्ती हैं, वो 40 to 50% तक मार्केट से सस्ती हैं। हम उन लोगों की दवाइयां वहां से क्यों नहीं ले लेते? ठीक है सर। रही बात पेट्रोल की, जी ये कांग्रेस रूल स्टेट क्यों नहीं 10-10 रुपए कम करती सर? अगर बिल्कुल, स्टेट्स क्यों नहीं कम करते हैं, इस पे सब राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इस पे सवाल है। देहरादून से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। सर अपना नाम बता दीजिए और बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप, किसको मानते हैं आप जिम्मेदार ये जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए? सर मैं वीरेंद्र प्रसाद जी बताएं सर। जगुड़ी बोल रहा हूँ। सर मेरा ये कहना है कि ये इतनी महंगाई जो बढ़ रही है, ये चुनाव जीतने के बाद ये ठीक नहीं सर, शायद मेरे हिसाब से। आपको लगता है सरकार वेट कर रही थी चुनाव खत्म होने का? ये मेरे आम जनता के हिसाब से यही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपनी समस्या बताने के लिए। कई लोगों को लगता है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, ये हम लोगों ने कोशिश जो की थी, ये कोशिश इसलिए की थी कि जनता जो है, हम यहाँ पे खबर बताते हैं, उसकी बात सीधे सीधे लाइव आप तक पहुंचाई जाए। मतलब जो इसमें ना कुछ मिलावट है, ना उनके जो जिस तरीके के उनके एहसास हैं उसको हम किसी तरीके से रोक सकते हैं। आपकी समस्या किस तरीके से आप उससे परेशान हो रहे हैं, लोकतंत्र पर सीधे आपकी आवाज। चलिए, आज के लिए समय खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते एक तस्वीर, दिलचस्प तस्वीरों से छोड़े जाते हैं। चुनावों में आपने देखा होगा कैसे तलवारें खिंची हुई थी दोनों पार्टियों में उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये तस्वीर आज लखनऊ से जो सामने आई, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। आज असेंबली में विधायकों का आज शपथ हो रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक पद की शपथ लेने के बाद जब बाहर आ रहे थे तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे को विनम्रता से कम बात की, एक दूसरे से हाथ मिलाया। लोकतंत्र है, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शिष्टाचार बना रहना चाहिए।